तो हमने सबसे पहले समझा था इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट, जो बहुत आसान था। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। कैटाइन को चिपका दो कैथोड पे, एनाइन को चिपका दो एनोड पे। फिर हम आ गए थे इन एक्वस मीडियम, और मैं एक्वस मीडियम समझा ही रहा था कि आपको मैं सबसे पहले समझाया बेटा एक्वस मीडियम में, सुनिएगा ध्यान से, एक्वस मीडियम में जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें सबसे पहले समझो आज पानी भी है। तो पहले एक बार पानी का किस्सा समझ लो। तो मैंने आपको यह समझाया कि पानी का भी रिडक्शन होता है, पानी का भी ऑक्सीडेशन होता है, और पानी के रिडक्शन से O2 बनता है, और पानी के ऑक्सीडेशन से, पानी के रिडक्शन से H2 बनता है, और पानी का ऑक्सीडेशन से O2 बनता है। क्लियर है? अरे बोलो यार, क्या हमने वाटर वाली रिएक्शन का इनफैक्टर निकाला था? कितना इनफैक्टर आया था? वो भी तब जब पानी के कितने मोल थे? 2। और इनफैक्टर इज डिफाइंड ओनली फॉर, इनफैक्टर इज डिफाइंड ओनली फॉर, तो अगर कोई मुझसे पानी का इनफैक्टर पूछेगा तो कितना बताओगे? 4 बोलोगे कि 2? ये सब आगे काम आएगा। डन। अब किस्सा आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपको पानी का किस्सा समझा दिया था और हम पढ़ रहे थे सब बेसिक पॉइंट, उसमें नंबर 3 चल रहा था। अब इसी में प्यारे बच्चों कहानी में ट्विस्ट आता है, और लिखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस, लिखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। आज मैं आपको एक्वस NaCl सॉल्यूशन का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करके बताता हूं, और देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यह था कि जिसका एसआरपी ज्यादा वो पहले रिड्यूस होना चाहेगा, जिसका एसओपी ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। बोलो यस, क्योंकि बैटरी को उसके लिए कम काम करना पड़ेगा। यही समझाया था। अब इमेजिन करते हैं हमने क्या ले लिया, एक्वस NaCl, साथ में बर्तन बना लेना। ये हमारे सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, जिसे हमने बैटरी से जोड़ा होगा। बैटरी डीसी सोर्स ही होना चाहिए, क्योंकि डीसी सोर्स ही कांस्टेंट सप्लाई करता है। एसी सोर्स में सप्लाई कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, यहां इलेक्ट्रॉन जाता है। किस्सा कुछ ऐसा चल रहा था। आज हमारे सामने यहां पे NaCl नहीं, एक्वस NaCl है, यानी कि NaCl अपने आयन में टूट चुका है, Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन हमें पता चला कि पानी भी रिड्यूस हो सकता है, पानी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। यानी इसे ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। कैथोड पे 2 खिलाड़ी खड़े हैं, एक का नाम Na प्लस है और एक का नाम पानी है। ये कहता है मुझे भी रिड्यूस होना, ये कहता है, मगर बैटरी ने उसे ही रिड्यूस होने का मौका देना है, जिसके लिए बैटरी को काम कम करना है। ये कंसेप्ट समझ गए थे? तो मैं आपको एक बार सबका एसआरपी बताता हूं और सबका एसओपी बताता हूं, और सोच के समझ के जवाब देना क्या होगा। तो एनोड पे भी ऐसे कितने खिलाड़ी चले गए? 2। एक खिलाड़ी कौन है? Cl माइनस। एक खिलाड़ी कौन है? पानी। जब Na प्लस का होगा रिडक्शन, तो क्या बनेगा? Na इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, और जब पानी का होगा रिडक्शन, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या सबको रिएक्शन बैलेंस करना आता है? यहां लगा दो 2, यहां लिख दो साथ में 2H माइनस। बोलो डन, बोलो डन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए भाई ने? यहां लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन, चलेगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो Na प्लस है, जब मैं इसका एसआरपी लिखता हूं तो Na प्लस का एसआरपी होता है -2.71 वोल्ट। यानी बैटरी को अगर Na प्लस से Na बनाना है तो +2.71 वोल्ट देना। बोलो डन। अब मैं आपको बता दूं पानी का एसआरपी, जो मैंने कल भी बताया था, और पानी का एसआरपी होता है -0.83 वोल्ट मान लो। अब बताओ बैटरी को इसके लिए कितना काम करना? +0.83। अरे माइनस होने का मतलब ही अपने आप होने वाला। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना यार, तभी तो बैटरी लगा रहे हैं। जब अपने आप हो जाता तो बैटरी की आवश्यकता क्या होती? तो ये अपने आप होने वाला नहीं है, इसका एसआरपी निगेटिव है, तभी तो बैटरी प्लस में काम करेगा। तो बैटरी प्लस में कितना काम करेगा? +0.83 से ज्यादा। तो उसे किसको रिड्यूस करना आसान है? तो वो किसका रिडक्शन करेगा? वो कहेगा Na प्लस तुम वेट करो, पहले नंबर पानी का आएगा। बोलो हाँ या ना? और पानी H2 बन के उड़ता, यहां से हमें बुलबुले मिलने लग। भाई पानी से उठेगा तो बबल फॉर्मेशन होगा, बुलबुले बनने लग जाएंगे। बोलो यस। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एनोड की तरफ। अच्छा, यहां आप सबने बता दिया कि कैथोड पर हमें क्या मिलेगा। कैथोड पर हमें क्या मिलेगा? कैथोड पर हमें मिलेगा H2 गैस। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं एनोड पे। अब एनोड पे कितने खिलाड़ी हैं? 2। एक है Cl माइनस और एक है पानी। जब मैं Cl माइनस का ऑक्सीडेशन करता हूं और आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं, इस रिएक्शन का जो एसओपी है मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, इसका एसओपी होता है -1.36 वोल्ट मान लो। कितना इसका एसओपी?
ठीक उसी प्रकार से जब मैं पानी का कराऊंगा ऑक्सीडेशन, तो पानी का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, O2। यहां लगा दो 2, कितने ऑक्सीजन 2, कितने H प्लस 4, कितना हो जाएगा 4H प्लस, बोलो डन। बैलेंस करना आएगा। अब ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन उधर की इधर, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, कितने का चेंज, एक ऑक्सीजन पे 2 का चेंज, 2 ऑक्सीजन पे, यहां लिख दो 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं प्यारे बच्चों, जब मैं पानी का एसओपी लिखता हूं तो पानी का एसओपी होता है -1.23 वोल्ट। कितना है पानी का एसओपी, -1 पॉइंट। अब सोच के समझ के जवाब देना, बैटरी को कम मेहनत कहां करनी है, बैटरी को किसे ऑक्सीडाइज करना आसान होगा, यानी हमें एनोड पे क्या मिलना चाहिए, हमें O2 गैस मिलना चाहिए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, O2 गैस मिलती, मगर मिलना तो वही चाहिए, मिलना तो, कल मैंने एक लाइन लिखाया था, जिसका एसआरपी ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा, जिसका एसओपी ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, वो पहले हमें एनोड कैथोड पे मिलेगा। दिस इज नॉट ऑलवेज, अरे लिखवाया था यार, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब कहानी के पीछे का रीजन क्या है थोड़ा समझिएगा। हाँ ये सच है, क्या बोला मैंने, हाँ ये, आपके सामने एक लिख देता हूं स्पेसिस Cl- और यहां लिख देता हूं O-2, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कहां बैठा है, पानी में ऑक्सीजन कहां बैठा है, -2 पे ना यार, बोलो डन। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, किसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा, यानी O-2 से O बनने की टेंडेंसी, Cl- से Cl बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, बोलो डन। अब मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं बैटरी का वर्क, क्या लिख रहा हूं, बैटरी का वर्क या बैटरी का पोटेंशियल, पोटेंशियल है तो वर्क होगा ना यार, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, बोलो चलेगा। यहां मैं लिख रहा हूं बैटरी का पोटेंशियल या बैटरी का वर्क, राइट। Cl- से Cl बनाने के लिए बैटरी ने कितना काम करना है, Cl- से Cl बनाने के लिए बैटरी ने कितना काम करना है, 1.36 वोल्ट, बोलो यस। क्यों सर आप यहां तो माइनस लिख रहे थे, अरे माइनस तो उसका एसओपी है, अब ये बैटरी काम कर रही तो बैटरी तो प्लस में लगाएगी, तो बैटरी ने कितना काम किया। अब O-2 से O बनाने के लिए बैटरी ने कितना काम किया, यानी इसके बनने की टेंडेंसी, मगर खेल Cl और O बनाने का नहीं है, खेल है Cl2 और, तो जैसे ही सबसे पहले O का होगा ऑक्सीडेशन, O का होगा, O का होगा, तो एक का तो नहीं होगा, औरों का भी होगा, और जैसे O का ऑक्सीडेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वहां बनेगा O2, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब ये जो O2 बनाना है ये अपने आप नहीं होगा, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता, और थर्मो तो कहता ही है एक तिनका भी नहीं हिलता बिना एनर्जी के। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया, तब ऑक्सीडाइज होना O बनने तक का खेल था, O2 अपने आप नहीं बनेगा, O2 बनाना है तो बैटरी को कुछ और काम करना, बैटरी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, बैटरी को एक्स्ट्रा वोल्टेज देना। मान लेते हैं आज O2 बनाने में बैटरी ने काम किया Y वोल्ट मान लो, और उसने Cl2 बनाने में भी काम किया, उसने लिया X वोल्ट मान लो, मान लो। बैटरी ने कितना काम किया, 1.36 की 1.36 प्लस X, और इसके लिए कितना काम किया, 1.23 प्लस Y। ऐसा पाया जाता है O2 बनाने में बैटरी का जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, इसे किताबें एक्स्ट्रा वोल्टेज भी कहती हैं, इसे किताबें भी कहती हैं, इसे किताबें वो वाला वोल्टेज कहती हैं जिससे बन जाए बबल, जिससे ऑक्सीजन गैस बन जाए। तो बैटरी को ज्यादा मेहनत कहां करनी पड़ रही है, मजे की बात है जो Y है वो X से कहीं गुना ज्यादा है, तो ओवरऑल जब ऐड होता है तो इसका वैल्यू इससे कहीं ज्यादा, किसे पहले मिलना था, मगर O2 के लिए बबल वोल्टेज है, इसीलिए उसका बनना फेवरेबल, इसीलिए आंसर हायर टेक्स्ट में कभी एसआरपी एसओपी से नहीं दिया जाता, हमेशा आंसर दिया जाता है बैटरी प्लस ओवर वोल्टेज, और इसे उन किताबों में नाम दिया जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि साहब इसका एसओपी एसआरपी ये है चलेगा, मगर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 1.23 प्लस वाई है और इसका डिस्चार्ज 1.36 प्लस एक्स है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए इसका बनना फेवरेबल, यानी सर खेल एसआरपी एसओपी का, खेल है डिस्चार्ज, मगर ऐसा शब्द हमारी एनसीईआरटी में कहीं लिखा। अब हम करें तो क्या करें, अब हम करें तो, मैंने आपको कहानी की सच्चाई बताई, मैंने आपको कहानी के पीछे का रीजन बताया, अब हम एक रूल बनाते हैं और ऐसा रूल बनाते हैं हमें ओवर वोल्टेज से मतलब ही नहीं, हम तो सीधे सही आंसर निकालें।
क्या निकाले? सर यहाँ पे एसआरपी एसओपी कहानी अपने पास रखो, हमें तो बता दो मेरा आंसर सही आ जाए। बोलो डन। लेकिन कंसेप्ट नंबर 1, जिसका एसओपी जा वही पहले मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी, क्योंकि मात्र एसओपी से ऑक्सीडेशन नहीं होता, एसओपी प्लस एक्स्ट्रा वोल्टेज से। बोलो डन। पहले इसको लिखते हैं ताकि आप भूल ना जाए। पहले ये लिखो जितना लिखा है, जल्दी लिखे जल्दी से। और वहां लिख देना O2 गैस मिलना चाहिए फिर क्रॉस करना। O2 गैस मिलना चाहिए और क्रॉस करना। तो हम एक ऐसा रूल बनाएंगे कि हम सोचेंगे कि ये पहले बने और पहले वही बनेगा। मतलब मैं जो रूल बताऊंगा वो एसआरपी एसओपी का नहीं है, वो है ऑर्डर इन विच वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं आपके सामने लिख दूं पानी और Cl माइनस में एनोड पे पहले कौन बनेगा, तो आप कहेंगे साहब Cl2 बनेगा, भले पानी का एसओपी ज्यादा है, भले पानी का एसओपी ज्यादा है। लिखो पहले इसको, नीचे लिखिएगा O2 गैस मिलना चाहिए और फिर क्रॉस करना। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, ये वैल्यूज मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं कहने वाला हूं उसके पीछे रीजन कुछ और है। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में इन रियलिटी, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में। बोलूं? और धीरे लिखो बेटा, और धीरे लिखो। ठीक है, जल्दी जल्दी वैल्यू लिख लो, रिएक्शन अपने से लिख लेना। लिखिएगा इन रियलिटी और फिर ऐसे लिखना इन रियलिटी, और इसे बोला जाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसे बोला जाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। लेकिन अपने सिलेबस में डिस्चार्ज पोटेंशियल एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग भी वो शब्द नहीं बोलेंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, नीचे लिखिएगा ओवर वोल्टेज स्लैश एक्स्ट्रा वोल्टेज स्लैश बबल वोल्टेज, कई नाम से जाना जाता है, राइट? ओवर वोल्टेज स्लैश एक्स्ट्रा वोल्टेज स्लैश बबल वोल्टेज फॉर ऑक्सीजन is greater than, for oxygen is greater than Cl2 gas, is greater than Cl2 gas, is greater than Cl2 gas, hence is greater than Cl2 gas, hence we will obtain Cl2 gas in preference to O2 gas. We will obtain Cl2 gas in preference to O2 gas. तो बच्चों, सर ने बस इतना बताने की कोशिश करी कि जब भी आप कैथोड पे एनोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा खेल एसआरपी से हो, एसओपी से हो, ऐसा नहीं है। तो अगर कभी एआर का सवाल आ जाए, जो आप कंसेप्ट बना के बैठे होते हैं कि एसओपी ज्यादा वही पहले मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा लॉजिक जिससे आपको आंसर हमेशा सही मिलेगा। तो लिखिएगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड। अगर हमें कैथोड पे प्रोडक्ट चाहिए तो पहले कौन मिलेगा? अरे आप सब ने ईसीएस पढ़ा था क्या? लेकर बारात सर की कार, नामागो अली महा, डॉट डॉट डॉट, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जो कार फेंक दो, कोई नहीं सुनो प्रभात है, हाँ या ना? उसके बाद पड़ गया था छापा, CUHGAGAU। इससे हमने सारे नॉन मेटल हटा दिए क्योंकि नॉन मेटल का रिडक्शन होने वाला। आपको याद है मैंने फालतू में इतना लिखा, बोलो हाँ या ना?
जब हमने ईसीएस लिखा था उसमें मेटल भी था, नॉन मेटल भी था, लेकिन आज मैं बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड, तो लाला कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन मेटल का नहीं, मेटल सब में लगा दिया आयन, सब में लगा दिया लिथियम प्लस के प्लस बैरियम 2 प्लस SR2 प्लस Ca2 प्लस Na+1 Mg+2 Al+3 H प्लस Cu+2 Hg+2 Ag+1 Au+3 चलेगा? अरे चलेगा। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं जो ईसीएस आपको याद है उसी से हमारा कैथोड का काम हो जाएगा। आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं। बोलो Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? किसका एसआरपी ज्यादा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? रिड्यूस होने की क्षमता किसकी ज्यादा? पानी। तो बोलो कैथोड पे पहले कौन रिड्यूस होगा? पानी। मतलब मैं कह दूं जो दाईं तरफ है, जो दाईं तरफ, वो बाईं से पहले मिलेंगे क्योंकि उनका एसआरपी, बोलो ना यार। तो लिख लीजिएगा कुछ ऐसा, ये बिल्कुल वही ईसीएस है, बस हमने इसमें से नॉन मेटल हटा दिया। और लिख लेना एज वी मूव राइट साइड। सर वहां तो आपने वर्टिकल लिखा था, ऐसा तो नहीं करोगे ना? एज वी मूव राइट साइड, जैसे जैसे हम दाईं तरफ मूव करेंगे, एज वी मूव राइट साइड, tendency to reduce increases, tendency to reduce increases, and will obtain first at cathode, will obtain first at cathode। मान लो कल मैंने ले लिया एक्वस AgNO3, क्या ले लिया? एक्वस, क्या ले लिया? एक्वस, 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 एक्वस। तो आज अपने सामने कितने खिलाड़ी हैं? यहां पे है कैथोड, यहां पे है एनोड। सर ने बोला AgNO3 की एक्वस AgNO3, यानी एक खिलाड़ी है Ag+, एक खिलाड़ी है पानी। बोलो डन। अब बोलो किसका एसआरपी ज्यादा? दाईं तरफ कौन है? पानी कहां है बेटा? उधर से दाएं नहीं बोलते, इधर से बेटा। दाईं तरफ कौन है? अरे पानी के बाद ना Ag+ है, मतलब इसका एसआरपी, मतलब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी। तो पहले कौन रिड्यूस होगा? Ag+ और क्या मिल जाएगा? Ag। बोलो डन। सर ये तो हमें पहले से आता, आपने नया क्या सिखाया? बोलो यस। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड। बच्चों एक बात बताओ ना, एनोड पे एनायन जाएगा कि कैटायन? हाँ, कैटायन जाएगा, कैथोड पर एनायन जाएगा। याद है क्या? एनायन एनोड पर, कैटायन कैथोड पर। बोलो ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में कितने आयन होने वाले हैं उनका मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, मैं एसओपी का ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे कम एसओपी उनका होता है प्यारे बच्चों जिस पर चार्ज होता है मैक्सिमम। कितना होगा? सल्फेट के सल्फर पे कितना चार्ज है? तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है कि कम है? बोलो ना यार। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने लिख दूं नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? बोलो ना यार। तो नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे +5 है, तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है कि कम है? हर वो सब्सटेंस, क्या बोला सर ने, जो अपने मैक्सिमम ओएस पे होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। एक बार किसी टेस्ट सीरीज में उन्होंने बोल दिया क्लोरेट आयन, क्या बोल दिया? बोलो क्लोरेट आयन के क्लोरीन पे कितना, तो इसकी भी टेंडेंसी कम होनी। अब कैसे याद करना है? तो इसको याद करने का एक तरीका है छोटा सा, सुनो पानी। क्या बोला सर ने? अभी कुछ देर पहले आप क्या बोल रहे थे? लेकर बारात सर की का नमागो अली महान, घर में पड़ गया छापा, घर में पड़ गया। अब आप ये सारा किस्सा सुना रहे थे पानी को, किसको सुना रहे थे? तो आपने कहा सुनो पानी, क्या बोला आपने? तो पानी ने कहा क्या? बोले कल बारात आई थी। क्या बोला आपने? कल। तो पानी ने कहा, एक मिनट, आपको ईसीएस याद है क्या? ईसीएस में सबसे ऊपर कौन था? सबसे नीचे फ्लोरीन का एसआरपी सबसे, तो फ्लोरीन का एसओपी सबसे, सबसे कम एसओपी किसी का है तो किसका? F- का। जैसे जैसे दाईं तरफ जाएंगे, जैसे जैसे दाईं तरफ,
टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बढ़ता जाएगा, एनोड पे पहले वही मिल। हाँ ये सच है, हाँ ये सर ने जो लिखा है ये एसओपी का ऑर्डर, क्योंकि H2 और Cl में किसका एसओपी ज्यादा था? H2 और Cl में किसका एसओपी ज्यादा था? आपके सामने लिखा है लाला, किसका ज्यादा है? पानी का क्या ज्यादा है? और अगर पानी का एसओपी ज्यादा है तो मुझे पानी को इधर लिखना था, लेकिन मैंने ऑर्डर एसओपी का नहीं लिखा, मैंने ऑर्डर वो लिखा जो आपको एनोड पे पहले प्राप्त होगा। बोलो डन। एसओपी की दुनिया एक तरफ, एसआरपी की दुनिया। मेरा आंसर तो इसी से आने, सुनो पानी कल बारात आई, चलेगा? लिख लो कॉपी में जल्दी से और अपने लोकल लैंग्वेज में लिख लेना। ये एसओपी का ऑर्डर नहीं है, ये एसओपी का ऑर्डर नहीं है। तो सर ये किसका ऑर्डर है? ये है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड। हमें एनोड पर किस ऑर्डर में प्रोडक्ट मिलेगा ये उसका ऑर्डर है। हां, ऐसे सब्सटेंस जिन पे चार्ज मैक्सिमम है वो हमेशा पानी से कम रहेंगे, याद रखिएगा। मैंने दो लिखे हैं, कल को वो फॉस्फेट बोल दे, कल को वो क्लोरेट बोल दे तो भी यही रूल चलेगा। बोलो डन। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड। सुनो पानी कल बारात आई, तो पानी ने कहा फिर क्या हुआ? पानी ने कहा, फिर आपने कहा बारात चली गई, हाँ या ना? चलेगा। बढ़ू आगे, नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के। पहले आपसे पूछ लेता हूं, बताओ पानी और Cl माइनस में किसका एसओपी ज्यादा? 5 बार में सीखोगे क्या? पानी और Cl माइनस में किसका एसओपी ज्यादा? फिर भी एनोड पे पहले कौन मिलता है? कारण हमेशा एसओपी नहीं है, कारण है एसओपी प्लस ओवर वोल्टेज, जिसको कंबाइन बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या सबके कंसेप्ट यहां क्लियर है? बोलो लाला। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, सबसे पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा कितना, तो पहले सिखाऊंगा क्या क्या बना। कुछ नहीं करना, एक काम करना, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो। पानी साथ में होगा तो साथ में खिलाना, नहीं होगा तो नहीं खिलाना, कोई रिएक्टिव होगा तो उसे भी खिलाना, नहीं होगा तो नहीं खिलाना। आसान है गेम। तो फिर लिखो जरा, फर्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिख लो। बोलो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जिसका एसओपी ज्यादा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जिसका एसओपी ज्यादा, जिसका एसओपी ज्यादा हमें एनोड पर, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जिसका एसओपी हमें एनोड पर पहले वही मिले, हमें एनोड पर पहले वही मिले, हमें एनोड पर पहले वही मिले। पहला इलेक्ट्रोलिसिस मैं करके बताऊंगा और अगले से अपन साथ में शुरू होंगे, चलेगा? तो पहला इलेक्ट्रोलिसिस लिखते चलना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। जस्ट अभी पूरा डिटेल बताया, अब कैसे करना वो सुनना। aqueous NaCl solution in the presence of platinum electrode, in the presence of platinum electrode। जब चीजें जल्दी खत्म करनी होती हैं तो ये दो चीजें बताएं, आंसर सारा आता है, जीवन में खुशियां ही खुशियां। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जब आपको डेप्थ में जाना है, जो अब जमाना है, जो पेपर आपका डिमांड करता है, तो सारी बातें पता होनी। लेकिन अपने आंसर तो इससे और इसी से आने वाले हैं। आसान है क्या? एक आपको पहले से याद है, एक नया मैंने अभी बताया, मुझे उम्मीद है आपने लोकल भाषा में लिख लिया होगा। सुनो पानी, क्योंकि बाद में भूलोगे, चलेगा? सुनो पानी कल बारात आई फिर क्या हुआ, चलेगा? एक मैं करके बताता हूं, देखो जरा। अब सर ने यहां पे क्या लिखा? एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो डिसाइड करो, प्लैटिनम रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव, तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा? अब आपने एक काम करना, एक तरफ बोर्ड पे देखते रहना लाला, एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो। मोल्टेन है कि एक्वस, साथ में खेलेगा H प्लस की OH, पानी। H प्लस का रिडक्शन अलग है, पानी का रिडक्शन, दोनों का SRP अलग है। बोलो डन।
अब बताओ जरा, Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? कौन दाई तरफ है? किसका एसआरपी ज्यादा? किसका रिडक्शन? कौन सी गैस? तो बोलो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। बोलो यस। अब यहां आओ जरा, एनोड पे Cl- पानी में कौन पहले मिलेगा? ऐसे नहीं, किसका एसओपी ज्यादा? लेकिन फिर भी मिलने वाला कौन मिलेगा? या उससे कर लो, सुनो पानी कल, सुनो पानी कल, तो कल तो पानी के बाद में है, तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? कौन सी गैस? क्या पानी के अंदर ये दोनों बचेंगे? क्या Na+ और पानी हाई हेलो करेंगे? क्या यहाँ पे NaOH बनेगा? क्या इसी का नाम कॉस्टिक सोडा है? ये एसिडिक है कि बेसिक? तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक। पीएच 7 ज्यादा 7 से कम होगा? अरे बेसिक है तो ज्यादा होगा ना यार। तो सवाल पूछेगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, पता होना चाहिए। शुरू हो जाइए, कर लोगे बेटा? सर ये तो आसान है। यस। क्या कह रहे हो? लिखिएगा अगला इलेक्ट्रोलिसिस, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अगला जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करने वाले हैं वो है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब मैं दुनिया के सारे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट सीख गए तो कुछ भी आएगा बन जाएगा, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलो स्टेप नंबर 1। एक मिनट, प्लैटिनम खेलेगा कि नहीं खेलेगा? चलो तुम तो नहीं खेलोगे, एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो, साथ में खेलेगा। अब चेक करो किसका एसआरपी ज्यादा, किसका एसओपी ज्यादा, एंड सो ऑन। बोलो डन। कॉपर और पानी में बाद में कौन आएगा? अरे छापा तो लास्ट में पड़ा था। क्या कॉपर का एसआरपी ज्यादा है? क्या कॉपर की रिडक्शन होगा? कैथोड पे हमें कॉपर मिलता, सुनो पानी, दाई तरफ कौन है? सुनो पानी, दाई तरफ कौन है? किसका ऑक्सीडेशन? और पानी के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? बोलो डन। बोलो सॉल्यूशन में क्या बचता जाएगा? पानी और सल्फेट रिएक्शन करेंगे बेटा, तो क्या बनाएंगे? H2SO4। सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक होगा, बेसिक। पीएच 7 ज्यादा 7 से कम। अगर कहीं पे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा हो, बच्चे हुए सॉल्यूशन को छूना नहीं, वरना हाथ जल जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि बचा हुआ सॉल्यूशन कोई मामूली सॉल्यूशन। ठीक है साहब, दे दूं अगला। ये आसान है क्या? आओ लिखते हैं अगला। अगला इलेक्ट्रोलिसिस है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बढ़ूं आगे, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब सर ने इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया? इनर्ट है कि रिएक्टिव? ये कहेगा मैं भी खेलूंगा, इसे भी खिलाना, इसे भी टीम में शामिल करना। कैसे? आओ जरा, सबसे पहले एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो। सर चिपकाना समझ रहे हो ना? अरे लिखना बेटा, चिपका दो, है ना? एनायन को चिपका दो एनोड पर। साथ में पानी खेलेगा कि नहीं खेलेगा? पानी तो कहेगा मैं खेलूंगा। बोलो डन। अब कॉपर खेलेगा नहीं खेलेगा? कहा, एनोड वाली टीम से कैथोड से? अरे दोनों है ना। कई बार सवाल ऐसे बोलेगा, ओनली एट एनोड, ओनली एट, तो जहां बोले वहां खिला लेना। अभी तो इलेक्ट्रोड बस लिखा है ना, मतलब दोनों तरफ शामिल करना। आओ कॉपर आ जाओ, आ जाओ, हाँ या ना? कॉपर आया टीम में, अरे आ गया। अब यहां पे सर ने क्या बोला? कैथोड। कैथोड प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन कौन होगा? सबसे पहले कॉपर है, बोले मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा, और आते ही हो गया आउट। जानते हो क्यों? अरे मेटल है, रिडक्शन कभी मेटल का होता, मतलब आया और किसी काम का नहीं है, बोले फालतू वेस्ट हो गया, एक प्लेयर है ना। अब बताओ जरा कितने बचे? कॉपर 2+ और पानी। अब इनमें किसका एसआरपी ज्यादा? तो ये हो जाएगा रिड्यूस। बोलो डन। अब थोड़ा फील करना, कॉपर का रिडक्शन होके कॉपर बना, बोल चाल की भाषा में बोल दिया जाता है। याद आ रहा है मेरी बातें?
बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है कि रिडक्शन कॉपर का हो रहा, सच में रिडक्शन मेटल का नहीं, मेटल आयन। बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अपन बोल देते हैं कॉपर, पर आपको समझना है रिडक्शन मेटल का नहीं, मेटल आयन का। ठीक है साहब, अब इधर आओ जरा, एनोड पे आओ। अब एनोड पे सल्फेट और पानी है, पहले कौन आउट होगा? अरे सुनो, पानी। दाई तरफ कौन है? पानी। तो सुनो तो पहले ही चला, सल्फेट तो पहले ही चला गया ना, सल्फेट आउट, बोलो डन। अब इन दोनों के बीच में गेम बचा, पानी और कॉपर। अब या तो आपको वैल्यू याद हो, या तो आपको, और अगर वैल्यू नहीं याद है, अगर वैल्यू, तो फिर क्या सोचे? अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर ईसीएस में हमने पढ़ा है कि पानी के नीचे कॉपर आता है, मतलब कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, मतलब कॉपर का एसओपी कम है। कर दी ना गलती। आपने जब ईसीएस में पानी लिखा था, आपने पानी का एसआरपी लिखा था, ये पानी है जिसका एसआरपी कुछ और है, एसओपी कुछ और है। ये पानी है, इसका एसआरपी कुछ, एसओपी कुछ। आप ऐसे सीधे नहीं कह सकते। तो अब दो चीजें हैं, या तो पहले बच्चे को वैल्यू पता हो, लो मैं वैल्यू बता देता हूं। कुछ देर पहले मैंने कहा था, फिर कह देता हूं, एसओपी ऑफ जो पानी होता है, पानी का एसओपी होता है -1.23 वोल्ट, बोलो राइट। और कॉपर का एसआरपी होता है +0.34, यानी कॉपर का एसओपी हो जाएगा लाला, कितना हो जाएगा? -0.34 वोल्ट। बोलो किसका एसओपी ज्यादा? पानी लेके बैठो आप, है ना। किसका एसओपी ज्यादा? आपको बड़ा छोटा नहीं समझ में आता बेटा? दोनों जगह पानी लिख दिया क्या? अच्छा, इसीलिए कंफ्यूज हो गए आप। अच्छा, वाह 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 वाह, बहाने भी देते हो तो क्या है। एसओपी ऑफ कॉपर, अब बताओ जरा किसका एसओपी ज्यादा? यानी अब कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो बच्चा परेशान, यार इसमें तो सब याद करना पड़ेगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। यार आपको नहीं याद है, आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, पानी और मेटल दोनों खड़े हैं, पानी और मेटल दोनों खड़े हैं, विच इज मोर मेटालिक, पानी की मेटल? नहीं, पानी ज्यादा मेटालिक है। पानी से बात करूंगा ज्यादा चोट लगेगी ऐसा? यार कुछ तो मतलब, पानी इज मोर मेटल और मेटल इज मोर मेटल यार। उस वैल्यू की मुझे आवश्यकता थी क्या? अगर कहीं मेटल खड़ा है तो मेटल का ही तो ऑक्सीडेशन होगा यार। पानी, पानी का एसओपी तो माइनस में, बोलो हाँ या ना। तो मेटल का ही ऑक्सीडेशन प्रेफरेंस में होगा। ये वैल्यू जानने की आवश्यकता नहीं, इतना कॉमन सेंस हो कि मेटल पानी दोनों खड़े, ऑक्सीडेशन मेटल का ही होगा। तो मुझे बताओ आज ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर की पानी का? अब कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? कॉपर। अब सुनो जरा, जब एक्वस कॉपर सल्फेट का, पूरी क्लास, कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, तो ऑक्सीडेशन भी कॉपर का होगा, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी। तो पहले मेटलर्जी में ऐसा पढ़ाते थे कि जब भी कभी कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, जो इंप्योर कॉपर होता है उसे एनोड बनाते हैं। मतलब मान लो उसमें कॉपर भी है, मिट्टी भी है, तो उसे क्या बना दिया? तो मिट्टी मिट्टी बच जाएगी, उसमें से जो कॉपर है वो कॉपर +2 बन के आएगा। उसमें कॉपर +2 बन के आएगा, बोलो हाँ या ना। अब जैसे कॉपर +2 बन के आया, आ रहा है क्या? कौन आ रहा है? तो हवा मुड़ जाएगा ऐसे, कहां सोल्यूशन में आएगा। अब जैसे सोल्यूशन में आएगा फिर कैथोड की तरफ आएगा, और कैथोड प्रोड्यूस होकर प्योर कॉपर बनता जाएगा। इम्प्योर कॉपर विल बी एनोड एंड प्योर कॉपर विल बी कैथोड। बोलो डन। लिख लो जल्दी से, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, दिस मैथड इज यूज्ड, दिस मैथड इज यूज्ड, दिस मैथड इज यूज्ड in the purification of copper. This method is used in the purification of copper. It will be anode, impure copper will be anode, and pure copper will be cathode. Impure copper will be anode and pure copper will be cathode. बोलो बच्चों ठीक है। अगला इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है, मॉल्टेन कैल्शियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दिमाग लगाना, सर ने मॉल्टेन दिया कि एक्वस, एक ही खिलाड़ी खेलेगा, लगाओ कंसेप्ट लगाओ। अब आपको सीख जाना चाहिए, एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो। अरे गलती हो गई यार, मैंने एनायन तो H- बोल दिया।
हाइड्रोजन ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। ये मेटल हाइड्राइड है और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा? -1। तो बिल्कुल सही चिपकाया है लाला। H- से क्या बनेगा? H2 और कैल्शियम 2+ से क्या बनेगा? कैल्शियम। बोलो डन। लिखिएगा अगला इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous H2SO4 solution in the presence of platinum electrode. Aqueous H2SO4 solution in the presence of platinum electrode. फिर से aqueous है कि molten, साथ में खेलेगा, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो, साथ में खेलेगा। अब रूल लगा दो, H+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? H+ का। किसका होगा रिडक्शन? H+ का। किसका एसओपी ज्यादा? पानी का। किसका होगा ऑक्सीडेशन? पानी का। बोलो डन। लिखते चलेंगे। अगला इलेक्ट्रोलिसिस है, मुझे नहीं लगता कुछ कठिन है, रूल लगाते चलिए। राइट, अगला इलेक्ट्रोलिसिस है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट, हाँ बेटा, dilute H2SO4 solution in the presence of platinum electrode. Dilute H2SO4 solution in the presence of platinum electrode. आ जाओ जरा, dilute का पहला केस है, समझेंगे। बोलो स्टेप नंबर 1, एक तरफ एक तरफ एक तरफ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट किसका है? तो कैटायन कौन है? एनायन कौन है? एक्वस है कि मोल्टन? एक्वस। तो साथ में खेलेगा। प्लेटिनम को खिलाए कि ना खिलाए? प्लेटिनम खेलने वाला। प्लेटिनम विल बिहेव लाइक सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यस। अब बोर्ड पे आना जरा, अब लगाते रूल। लगा लो रूल, लगाएं। सबसे पहले बोलो H+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? किसका ज्यादा? तो क्या H+ का एसआरपी ज्यादा है? क्या H+ का रिडक्शन होगा? बोलो लाला। और यहां पे क्या होगा? H2O का, H2O का कौन सी गैस? पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस, पानी की ऑक्सीडेशन से। तो क्या यहां पानी का ऑक्सीडेशन होगा? क्या H+ का रिडक्शन होगा? H2 गैस मिलेगा? नहीं लाला, ऐसा नहीं होगा। जानना चाहते हैं आज ये कैसा है? क्या डाइल्यूट का मतलब समझ गए? जब होगा डाई यानी कंसंट्रेशन यानी आरपी। कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो, और कंसंट्रेशन कम तो ओपी भी कम। अरे आज कैटायन और एनायन का किस्सा चल रहा है, आखिरी पॉइंट देखना, मैंने लिखवाया था। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोडक्ट में याद आया? नहीं याद आया? हाँ ये सच है, सुनो सुनो सुनो, हाँ ये कि H+ का एसआरपी ज्यादा होता, मगर आज इसका कंसंट्रेशन, मगर आज इसका कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होगा तो आरपी भी, तो आरपी आपसे कम कि मुझसे कम? वैसे किसका ज्यादा होता है, मगर आज इसका कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के बदलने से आरपी बदल। अरे यही तो नष्ट हमें सिखाता है। क्या आज इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका आरपी हो जाएगा, तो अब रेस में कौन जीतेगा? अब रिडक्शन आज H+ का नहीं, रिडक्शन होगा पानी का, और पानी के रिडक्शन से हमें गैस मिलेगी, उसका नाम है हाइड्रोजन। एक बच्चा हंसने लगा। हाँ, क्या बोला उसने? सर क्या फर्क पड़ता है, यहां से रिडक्शन होता तो भी H2 बनता, यहां से रिडक्शन होगा। बच्चे ने कहा फर्क कहां? उनको पता चल गया अच्छा फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने क्या बोला? फर्क नहीं। अब उन्होंने यहां पे लिखा H2SO4, यानी एक यहां पे था H+ आयन और यहां पे लिख दिया था D2। क्या लिख दिया था? तो जो कहीं से भी H2 बनाता था वो कहीं से भी कुछ भी बनाता था। अब फर्क पड़, तो ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क। फिलहाल रुको जरा, आज इसका कंसंट्रेशन हो गया कम तो आरपी। एक बच्चा मुझसे कहता है सर क्या पता ये कम हुआ हो, मगर उतना ना कम हुआ हो, किससे कम ना हुआ हो, क्या पता ये कम होके भी ज्यादा हुआ हो। आधे कह रहे यस सर। जब वो बोले कम तो ढंग से कम, जब वो बोले ज्यादा तो ढंग से ज्यादा। ये नहीं सोचेंगे इतना कम, क्या पता उतना कम नहीं, इतना कम ना, कम तो ज्यादा तो।
वो जेई एडवांस वाले सवाल करते हैं तो वहां एक सवाल पढ़ाते हैं 50% इलेक्ट्रोलिसिस, वहां अलग केस आते हैं। अपने को ये नहीं करना है कि मैं कंसंट्रेशन से उसका आरपी निकालूं और फिर कंपेयर करूं, हाँ अब ये ज्यादा है अभी नहीं होगा। अपने को बोला कम तो ढंग से कम, अपने को बोला ज्यादा, ये नहीं कितना कम, क्या पता उससे कम ना हो पाए। बोलो चलेगा? अब बताना जरा, आज कंसंट्रेशन क्या H2SO4 का कम था, तो क्या सल्फेट का भी कंसंट्रेशन कम है? क्या इसका एसओपी भी कम होगा? अरे वो तो पहले से कम था और कम। अरे मत जाओ, हाँ या ना, वो तो पहले से हार रहा था, आज और कम हो गया, कोई समस्या? अब ऑक्सीडेशन किसका, क्या बनेगा? आज से एक नियम बना ले क्या, जब जब डाइल्यूट बोला जाएगा तो पानी तोड़ा, क्या बोला सर ने? पानी का ही रिडक्शन, डाइल्यूट HCl पानी तोड़ा जाएगा, डाइल्यूट NaCl पानी तोड़ा जाएगा। जब जब डाइल्यूट बोला पानी तोड़ा, नीचे लिखिएगा। तोड़ने का मतलब समझ रहे, लिसिस है ना। बोलो बेटा, जब जब डाइल्यूट बोला पानी तोड़ा, पॉइंट बना के लिखते चलना बेटा। जब जब ऐसा लिखते, देखो जैब जैब, जब जब डाइल्यूट बोला जाएगा पानी तोड़ा जाएगा। बोलो डन। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो जैसे ही बोले डाइल्यूट, समझ जाना किसको है तोड़ना, पानी का ही रिडक्शन, पानी का ही ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ जरा। सवाल एक बार आया था, क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इज रियली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4? What is the definition of electrolysis? Chemical decomposition of an electron on passing electric in molten or in aqueous. आपने पानी में क्या मिलाया था, मगर H2SO4 को तो कुछ हुआ ही, यानी कहने को आप तोड़ने चले थे H2SO4 को, मगर टूटा कौन है? पानी। Concept number 2, this is not the electrolysis of H2SO4, this is the electrolysis of पानी। Concept number 3, प्योर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता ही नहीं, कराने के लिए थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ता है। नहीं समझे? मतलब एसिड मिला के पानी को लालच देते हैं और फिर कौन टूटने लगता है? पानी। बोलो डन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन रियलिटी दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इन रियलिटी दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। समझ पा रहे हो ना? इन रियलिटी दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, बोले तो पानी। नेक्स्ट कंसेप्ट जरा बोर्ड पे आना, आगे क्या? चलो, आप किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो? डाइल्यूट H2SO4 का। बोलो ना यार, मगर हो किसका रहा? पानी उड़ रहा H2, पानी उड़ रहा, पानी उड़ रहा, पानी उड़ रहा, धीरे धीरे पानी कम होता, अब वो डाइल्यूट से नॉर्मल होता, डाइल्यूट से नॉर्मल होता, धीरे धीरे कंसंट्रेटेड भी होता। जो शुरुआत में हो रहा वही लास्ट तक होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड, as electrolysis proceed, concentration of solution increases. As electrolysis proceed, concentration of solution increases. अब कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। लिखिएगा नेक्स्ट केस, कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन in the presence of platinum electrode, concentrated H2SO4 solution in the presence of platinum electrode बन जाएगा। चलो आओ, प्लेटिनम खेलेगा कि नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। स्टेप नंबर 1, एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो, एनायन को चिपका दो, साथ में खेलेगा। अब एसआरपी एसओपी का रूल लगा लो, बोलो H प्लस और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? किसका एसआरपी ज्यादा? इसका एसआरपी ज्यादा होता है, और आज कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी पहले से ही ज्यादा है, आज और ज्यादा है, कूद कूद के रिड्यूस होगा।
कैसे रिड्यूस होगा? बोलो चलेगा। अब जरा सल्फेट और पानी में आ जाइए, आगे क्या? अब बताओ सल्फेट और पानी में किसका एसओपी ज्यादा, किसका कम? क्या कम? किसका कम? सल्फेट का क्या कम? मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, मगर आज उसका कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा तो वैसे तो ये कम होता है, मगर आज कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका एसओपी ज्यादा हो जाएगा। अब ये ना कहना क्या पता ज्यादा हो के इतना ज्यादा ना हो कि उससे ज्यादा ना हो, क्या पता उससे कम हो, ज्यादा तो ढंग से बोलो डन। अब बोलो ऑक्सीडेशन किसका होगा, पानी का कि सल्फेट का? सल्फेट का। अरे मगर एक समस्या है, सल्फेट के सल्फर पे तो 6 है। अब क्या होगा? जब एक खिलाड़ी फेल होगा तो दूसरा कमान संभालेगा। ऑक्सीडेशन सल्फर का नहीं हो सकता, मगर अंदर ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड बन के बैठा है उसका तो हो सकता है। और आज सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है H2O8 2-। और आप सबने पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे, यहां पे है परऑक्सी लिंकेज। बोलो ये, यानी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? अरे ऑक्साइड से परऑक्साइड बना तो रिडक्शन है। क्या है ये? बहुत स्लो प्रोसेसर है, इतना देर में सोचते हो यार। -2 से -1 चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, तो बताओ ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? आज ऑक्सीडेशन हुआ मगर सल्फर का नहीं, ऑक्सीजन का। बोलो डन। लिख लीजिएगा सारी बात, तो एक बात याद कर लेना, सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? H2O8 2-। अरे आसान है क्या? एक तरफ कैथोड, खेलने वालों को खिलाओ, जो ना खेले ना खिलाओ, रूल चेक करो, कंसंट्रेशन है तो उसका भी रूल अप्लाई करो, एंड सो ऑन। बोलो डन। समझ पाए तो फटाफट बता देना। लिखिएगा नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट, डाइल्यूट NaCl solution in the presence of platinum electrode, dilute NaCl solution in the presence of platinum electrode। बन जाएगा क्या? तुरंत बनना चाहिए, बिना एक लाइन लिखे। जब जब डाइल्यूट बोला, पानी तोड़ा, पानी का ही रिडक्शन, पानी के रिडक्शन से मिलेगा हाइड्रोजन गैस, पानी के ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीजन गैस। बोलो डन। फिर भी एक बार पूरा रूल लगा के कर लो ताकि कुछ नहीं आए तो आपके मेथड सही हो। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो एनोड पर, साथ में खेलेगा पानी, साथ में खेलेगा। कितना आसान है यार, बोलो यस। अब रूल लगाते हैं, बोलो Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? पक्का? किसका कम? और आज वो है भी ज्यादा है। कौन डाइल्यूट है? तो कौन ज्यादा है? पानी। कम कौन है? NaCl। तो कंसंट्रेशन इसका कम नहीं हुआ, आरपी भी कम है, कंसंट्रेशन भी कम है और कम है। पानी कहेगा कूद कूद के मैं ही रिड्यूस होऊंगा। बोलो यस। हमें तो पहले ही पता था, पानी तोड़ा। अब एनोड पे आओ जरा, Cl- और पानी में अगर होता नॉर्मल, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अगर होता, अगर होता तो क्या Cl2 बनता? Cl2 जरूर बनता, मगर क्या Cl का एसओपी ज्यादा था? ज्यादा, ज्यादा तो पानी का था। वो तो वो ओवर वोल्टेज चक्कर में जीत रहा था, बैटरी को काम ज्यादा करना पड़ रहा था। लेकिन आज इसकी कंसंट्रेशन हो गई कम, कंसंट्रेशन हो गई, और इसका कंसंट्रेशन यानी इसका पोटेंशियल और ज्यादा, या कह दो इसका पोटेंशियल और कम। तो अब तो बैटरी को इसमें बहुत काम करना पड़ा, तो बैटरी कहेगी यार पानी तुम ही निकलो यार, फालतू में दिमाग खराब कर रहा है। हाँ या ना? एंड अब बोलो किसका ऑक्सीडेशन होगा? पानी का। रिडक्शन किसका? पानी का। ऑक्सीडेशन किसका? और समझते हैं, लिखना नहीं कॉपी में, रफ कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या कल ही मैंने बोला था मोल्टेन NaCl। क्या बोला था? मोल्टेन NaCl बोलूंगा तो कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl बोलूंगा तो कुछ, डाइल्यूट NaCl बोलूंगा तो कुछ, कंसंट्रेटेड बोलूंगा तो कुछ। क्या बनेगा, क्यों बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। क्या आज इस कड़ी में आप इतने समझदार हैं? डाइल्यूट बोलने से क्या करना है, कंसंट्रेटेड बोलने से, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलने से, इनर्ट बोलने से। बोलो डन। समझ पाए तो लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution
in the presence of लिख लेना, graphite as anode, and Hg as cathode. Graphite as anode and Hg as एनोड किसी और का, कैथोड किसी। बोलो, हमने ग्रेफाइट को इनर्ट माना था कि रिएक्टिव? तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा? मगर एचजी तो खेलेगा। आओ खिलाते। एक तरफ कैथोड, कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो, साथ में खेलेगा। एचजी को भी खिलाना, कैथोड में कैनोड में, दोनों में नहीं बेटा। देखो ध्यान से क्या लिखा है, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। HGH कैथोड चलेगा। अब आओ शुरू करें रूल। सबसे पहले एनोड का निपटारा कर ले, वहां दो ही खिलाड़ी दिख रहे, राइट? बोलो Cl- और पानी में पहले किसका होगा ऑक्सीडेशन? कौन मिलेगा? Cl2। अब आपको सारी अंदर की बात पता है, वैसे ज्यादा ये होता फलाना ढिमकाना, मगर मिलेगा तो यही। बोलो डन। ठीक है, अब कैथोड पे आ जाओ। कैथोड पे जैसे आए, मर्क्यूरी आया और आते ही आउट, क्योंकि रिडक्शन कभी मेटल का नहीं, इसलिए वो खेलने जरूर आया था, मगर कैथोड पे कुछ कर सकता नहीं। परफेक्ट। अब कितने खिलाड़ी बचे? एक है Na+ और एक है, किसका एसआरपी ज्यादा? किसका एसआरपी ज्यादा? तो क्या पानी के एसआरपी से H2 गैस बनेगा? पानी के रिडक्शन से H2 गैस बनेगा। तो कैथोड पे हमें H2 के बुलबुले मिलने चाहिए, मगर ऐसा होता है। तो आपको लगा बुलबुले आएंगे, बुलबुले नहीं आए। आपने कहा ये क्या हुआ, हाँ या ना? आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं ये है हमारा मर्क्यूरी, मान लो यार। कौन है ये? Hg। अब यहां पे Na+ भी था। कौन था? मरकरी नहीं बेटा, मर्क्यूरी है ना। यहां पे कौन था? Na+, मान लो। अरे मान लो यार। और यहां पे है पानी, है ना। अब यहां पे Na+ भी है, पानी भी है, चलेगा। अब दोनों कह रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, हाँ या ना। मर्क्यूरी का ठीक है, आई विल गिव इलेक्ट्रॉन, राइट। अब Na+ और पानी दोनों थे। अब Na+ को लगा भाई साहब ये तो Hg है। क्या है ये? और हाँ जी है ना। अब Na+ से क्या बना? Na क्या बना? इसका रिडक्शन होने का कुछ टेंडेंसी होगा, इसका एसआरपी कुछ होगा, अरे होगा। अच्छा, यहां पे मामला क्या है? यहां पे पहले O-2 से O बनना है, फिर वो कहेगा थोड़ा और दे दो ओवर वोल्टेज, फिर मैं O2 बनाऊंगा। अरे हाँ या ना? मतलब यहां पे कई सारे स्टेप्स के बाद O2 बन के मिलेगा, सॉरी H2 मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, राइट। अगर H2 बनता तो H+ से पहले H बनता, फिर H2 बनता, तो भाई गैस बनाने के लिए ओवर वोल्टेज तो चाहिए ना। अरे बोलो। लेकिन अब यहां पे मिला Na। क्या मिला? और Na को लगा कि भाई साहब यहां पे तो Hg है ना, मुझे अब इलेक्ट्रॉन का फर्दर लॉस करना है, ना मुझे इलेक्ट्रॉन का फर्दर गेन करना है। अरे मैं तो न्यूट्रल होके भी स्टेबल हूं, मैं तो न्यूट्रल। फालतू में मेरे में ऑक्टेट का रूल लगा के मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया था। समझ पा रहे हैं क्या? मेरी खुशियां छीन ली थी। अरे चार्ज होना किसी को पसंद नहीं भाई, तो मजबूरी में चार्ज दिया था, क्योंकि Cl मिला था। अरे Na अपने आप Na+ थोड़ी बना था, तो Cl मिला तो बोले हाँ लो दो, अरे हाँ या ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट, यस और। लेकिन अब Na+ कह रहा है नो, आई कैन लिव अलोन, हाँ या ना। बगैर उसे साथ में कौन मिला? Hg। अब जैसे Na को Hg मिला, ना तो इलेक्ट्रॉन देना है, ना तो इलेक्ट्रॉन को लेना है। आप सबने ऐसा रेडॉक्स में पढ़ा था, एमलगम में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। मतलब जैसी Na बना, अब उसे एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, और उसका बनना इतना ज्यादा फेवरेबल था, इतना ज्यादा कह दो कि एनर्जी बेसिस पे स्पॉन्टेनियस था। तुरंत क्या बन गया? NaHg। ये ओवर वोल्टेज मांगता ही रहा, वहां अमेलगम बन के निकल गया। बोलो डन। तो आज यहां पे क्या बनेगा? पानी का रिडक्शन होगा कि Na+ से NaHg बनेगा? इसे चाहे तो एज ए स्पेशल केस याद रखें, चाहे ये सारा किस्सा याद रखें। आज मैं एसआरपी एसओपी से कहता हूं तो अजीब सा रूल लगता है, एक्सेप्शन लगता है। लेकिन अगर यही मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल से कहा होता तो मैं एक लाइन में कहता, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na+ इज लेस, हेंस इट विल डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली। वहां कोई एक्सेप्शन नहीं आता। हेलो। मगर वही वाली बात हो, अपने एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। बोलो डन।
तो हमें या तो एज एक्सेप्शन याद रहे और या तो उसके पीछे का सारा किस्सा पता हो। बोलो लाला, बढ़ूं आगे। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बनेगा, और मुझे यकीन है आप सब इस काबिल हो चुके हैं, बता दोगे क्या क्या बनेगा। सबसे पहले कैथोड एनोड, कैटायन को चिपका दो कैथोड पर, एनायन को चिपका दो, बना लोगे इलेक्ट्रोलिसिस। सारी बातों के एक बात, जब जब डाइल्यूट बोला तो पानी तोड़ा, वहां कोई समस्या। अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले हिस्से की ओर, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों, जैसे मैं सिखाने की कोशिश करूं वैसे सीखिएगा क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि मैं इस पूरे टॉपिक को एक नए तरीके से सिखाऊंगा और पहले वो तरीका बताऊंगा, ठीक। तो आप सभी उस तरीके में ढलने की कोशिश करना। क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, जैसा कि आपको पता है जब भी हम कुछ पढ़ते हैं सबसे पहले उसके पीछे के जो बेसिक कंसेप्ट है उन पे काम करते हैं। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, बताते चलना लिखते चलना, आपको कुछ पता है। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, क्लास में बैठे हर बच्चे को पता हो कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही 96500 और वही 1 फेराड। अब मन में तुरंत आ जाए 96500, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराड। बोलो बोलो 965। अच्छा, कुछ को इसमें हिंदी में याद होता है, कुछ को इंग्लिश में, जैसा भी हो आप देख लेना। कुछ बोलते 96,500, जैसा, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन अब क्या आना चाहिए, मैं बोलूं 965 डबल यानी कितना फेराडे, यानी कितना इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे कह दूं 9650 कूलॉम, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, सीधे समझ में आ जाए 0.1 फेराड। वो बोलो डन। अच्छा 0.1। बेटा मास्क भी लगा रखे हो, चश्मा भी लगा रखे हो, आंखें बंद है खुली है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा नहीं समझ में आ रहा था। लाइट के रिफ्लेक्शन में आंखें नहीं पता चलती ना, चश्मे में फिर आ जाता है। तो 0.1 पढ़ रहे होगे, मुझे यकीन है पूरा, है ना। 0.1 फेराडे चलेगा। आप लोग भी ऐसा कर सकते, पीछे बैठ जाइए, चश्मा लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए लाइट के सामने, और ऐसे सर्कल रहेगा, देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता भाई साहब। रिफ्लेक्शन इज अमेजिंग, राइट। 9650 है ना। अरे चलेगा। कितना है 0.1 फेराडे, बढ़िया तरीका है, सुनिएगा। अच्छा सुनो ना, अगर मैं यहां से 2 जीरो हटा दूं, कितने जीरो, तो क्या इसको मैं 965 कूलॉम कह दूं। अच्छा अगर मैं 965 कूलॉम कहूंगा तो बोलो फेराडे कितना। अच्छा मैं 0.01 फेराडे कहूं या 10 की पावर -2 फेराडे कहूं, बात तो बराबर है। लिखते लिखते चलो, लिखते चलो। 96500 कूलॉम बोले तो 1 फेराडे। 9650 ये मन में बिल्कुल छपा हो, राइट। 9650 मतलब एक जीरो कम, तो 0.1 फेराडे। उल्टा भी सोचना आना चाहिए। 1 फेराडे 96500, 0.1 फेराडे 9650, 0.01 फेराडे 965 कूलॉम, राइट। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, अरे आप लोगों ने रेडॉक्स पढ़ा है ना, और मैंने सबको ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया है। फॉर्मूले पूछ लूं, बता दो जरा एक बार। वेट वाला, वहां नहीं, ऐसे पूरा फॉर्मूला बोलना मेरा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। याद है? वेरी नाइस। दूसरा कंसेप्ट ये हमें पता होना, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि सर जब रेडॉक्स पढ़ाते हैं तो सर 3 गैसेस की बातें करते हैं, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। और अगर आपने ध्यान दिया हो आज इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में 3 ही तो गैस बनी थी, याद है? O2 H2Cl2, चौथी कोई गैस थी ही नहीं, हाँ या ना। और O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है वो रट ले, बोले होगा कुछ, याद कर लेते। 5.6, 11.2, 11.2, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, सीखते चलिएगा। कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? 2। हर बच्चे को समझ में आए। कूलॉम फेराडे आता है सर, ग्राम यूनिट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है साहब। इक्विवेलेंट वॉल्यूम 3 गैसेस का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का 5.6 लीटर, हाइड्रोजन का 11.2 लीटर, क्लोरीन का 11.2 लीटर। हाँ आपको मैंने उस समय यह भी बताया था ऑक्सीजन का 5.6 तभी है जब आप उसे ऑक्साइड से बनाओगे। और आपने देखा हो मैंने जितने इलेक्ट्रोलिसिस किए कभी मैंने पेरोक्साइड नहीं लिया, मगर जब सवाल दूंगा तो पेरोक्साइड दे दूंगा, ठीक है ना। और अगर पेरोक्साइड होगा तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम बदल जाएगा। फिलहाल कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? 2। आओ चलते हैं बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 की ओर, बढ़ूं आगे। चलो
प्यारे बच्चों, अब आपको ऐसा समझना है, थोड़ा फील करिएगा। मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर रहा हूं? तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मेरे पास एक बैटरी होगी। कौन होगी? और बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएगा और एक तरफ मैं लगाऊंगा कैथोड और एक तरफ मैं लगाऊंगा। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, राइट? यही फील है, यही कंसेप्ट है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आधी जनता हवा में आंसर देगी। आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। बिल्कुल नया मेथड है और आपको सीखना पड़ेगा। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, चलेगा बेटा? बेटा 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 बेटा, चलिए, ये रहा मेरे पास बैटरी और यहां पे है कैथोड और यहां पे है एनोड। सुनिएगा, अब ये बताओ यार, ये बताओ, कैथोड पे लोग रिड्यूस होने आते हैं, ऑक्सीडाइज होने? और एनोड पे? तो जस्ट इमेजिन, अंदर भरा है Ag+। कौन भरा है? बैटरी का स्विच ऑफ कर दो, तो Ag+ का रिडक्शन होने वाला। Ag+ का रिडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहां से चला इलेक्ट्रॉन, क्या चला? लेट्स से यहां से इलेक्ट्रॉन चला 1 फैराडे। कितना चला? तो चला था तो अंदर पहुंचेगा भी। आपके जैसा नहीं कहीं और चला जाए, आएगा अंदर, है ना? अब यहां तक आया, मान लो यार। अब जब अंदर आया, घर से चलते हैं आप लोग, है ना? अब जब यहां आया तो यहां बैठा था Ag+। कौन बैठा था? Ag+ को 1 मोल, अच्छा कितने फैराडे? यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिला, ये क्या बन गया? यानी कितने मोल बने? यानी 1 मोल Ag पाने के लिए 1 मोल Ag सर्किट में 1 फैराडे चार्ज पास करना पड़े। कंफर्टेबल? मान लो यहां Ag+ नहीं होता, यहां होता Copper 2+, मान लो। और कितना चला? कितना चला? यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन? तो अगर Copper+2 होता और इसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बना होता, तो बोलो 1 मोल कॉपर बनता कि नहीं बनता? कितना कॉपर? कितना कॉपर? अब कितना मोल बना? कितना मोल बना? कंसेप्ट नंबर 1, 1 फैराडे से एक 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 सबका 1 मोल मिले कोई जरूरी, सबका 1 मोल मिले कोई जरूरी। लेकिन कितने बच्चों को ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है? मोल वाला। मोल इनटू क्या Ag का मोल एन फैक्टर बता दोगे? मोल कितना है? एन फैक्टर। जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1 मोल देखो। एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो 1 है? इसका निकालता हूं ग्राम इक्विवेलेंट, मोल इनटू मोल कितना? आधा। एन फैक्टर किसका चाहिए? किसका चाहिए? कहां से आ रहा है? +2 से। चलेगा? 0। एन फैक्टर कितना? याद आया क्या? बोलो कितना आ गया? बेटा 2 से 2 कैंसिल यार, 1 यार, है ना? मतलब ठीक है, अब नीट का पढ़ाते, पर थोड़ा बहुत तो आपको भी आना चाहिए यार। मतलब ऐसा मत किया करो, है ना? अब जो कहने वाला हूं, चलेगा? मुझे बताइए जरा, जब 1 फैराडे सबका 1 मोल आएगा कोई जरूरी, मगर 1 फैराडे आएगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, गारंटी है। तो हमने कहा अब चुनेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को। किसको चुनेंगे? 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे 3 फैराडे 4 फैराडे एन फैराडे। जितना फैराडे तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट, जितना ग्राम इक्विवेलेंट, सर देंगे वेट, उससे निकाल लोगे ग्राम, वही होगा फै। उल्टा सर देंगे फै, वही होगा ग्राम, उससे निकाल लोगे, उससे निकाल लोगे। कुछ भी आ सकता है, नहीं चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 3। पहले वो लाइन लिख लो, 1 फैराडे 1 मोल की गारंटी नहीं है। गारंटी समझते हैं आप लोग? 1 फैराडे 1 फैराडे 1 मोल की गारंटी नहीं है, मगर 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की गारंटी है। 1 फैराडे 1 मोल की गारंटी नहीं है, मगर 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख लेना, ये जो आपके सामने लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। उल्टा भी सोचना आना चाहिए।
जितने फेराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। चलेगा? अगर आप ये समझ पाए हैं तो शायद अब वो समझ जाओ जो मैं समझाने वाला हूं। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट की ओर। दैट इज गोइंग टू बी द वन एंड ओनली कंसेप्ट टू सॉल्व ईच न्यूमेरिकल। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना देता हूं। कितना आसान सा सेटअप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? दुनिया का सबसे आसान सा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, एक तरफ कैथोड। बोलो डन। आओ जरा बच्चों, मान लो सर्किट से चला एक फैराडे, सर्किट से चला यानी कितना ग्राम इक्विवेलेंट? पक्का? सर्किट से चला और मान लो कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस कैसे होता है? रेजिस्टेंस में। अरे यस। मान लो करंट एफिशिएंसी है 100%। अंडरस्टैंड दिस वर्ड? मान लो करंट एफिशिएंसी है, कितना फैराडे चला था तो कितना पहुंचेगा? कितना ग्राम इक्विवेलेंट? तो जो भी आके डिपॉजिट होगा कितना ग्राम इक्विवेलेंट? तो यहां चला था 1 फैराडे, यहां से निकलेगा 10 फैराडे। अरे पूरे सर्किट में तो वही करंट घूमेगा। 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे। कुछ कहने वाला कह दूं क्या? 2 फैराडे। जितना फैराडे चलेगा कैथोड पे उतना ही, एनोड पे उतना ही। बोलो यस। यानी मैं कह दूं लाला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, समझिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट, और मैं कह सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट। अरे नहीं समझे? क्या समझे? यहां से जितना ग्राम इक्विवेलेंट चले उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां मिले, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहां मिले। ये पता तो ये पता, ये पता तो ये पता, ये पता तो सब पता, कोई एक पता होना नहीं चलेगा। लिख लो जल्दी से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट is equal to gram equivalent of substance at cathode is equal to gram equivalent of substance at cathode, gram equivalent of substance at cathode is equal to gram equivalent of substance at anode. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल दूंगा। मैंने ना कोई फेराडे का फर्स्ट लॉ बोला ना कोई फेराडे का सेकंड लॉ बोला, लेकिन तब भी आपसे सारे सवाल बनेंगे क्योंकि हम चलेंगे कंसेप्ट जिसका नाम होगा कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और रूल बड़ा सिंपल है, आने वाला ग्राम इक्विवेलेंट, कैथोड का ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड, सब तीनों बराबर करने हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको दिमाग में सेट करनी। और ग्राम इक्विवेलेंट ये ना पूछो, ये ना पूछो, याद है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस बराबर दिस बराबर दिस, सारे फॉर्मूले लगाने। बोलो डन। आओ जरा प्यारे बच्चों, आपका मुझे कॉमन सेंस चाहिए और आगे बढ़ता हूं। बढ़ूं? मान लो, अरे मान लो मेरे पास यहां पे कैथोड, मान लो यहां से चला एक फैराडे, मान लो कितना चला, तो जो भी सब्सटेंस यहां, बोलना है बेटा, शब्द नहीं आएंगे तो कंसेप्ट नहीं आएंगे। जो भी सब्सटेंस यहां उसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा? सहमत? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको याद है? अभी मैं दो फॉर्मूले बात करता हूं, एक वेट वाला और एक वॉल्यूम वाला, राइट? वॉल्यूम अपॉन, कुछ कहने वालों कह दूं, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो जो भी वेट, जो भी वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। बोलो डन। मान लो एक फैराडे, एक फैराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो जो भी वॉल्यूम उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर। एक फैराडे से ऑक्सीजन का 5.6 लीटर।
क्या बोला सर ने? 1 फेराडे से ऑक्सीजन का, तो 10 फेराडे से 10 लीटर नहीं बेटा, 56 लीटर। अरे यस, 1 फेराडे से 5 पॉइंट, तो 10 फेराडे से 96500 कूलॉम से, अरे वही तो 1 फेराडे यार। 96500 कूलॉम से, 9650 कूलॉम से, 965 कूलॉम से, बोलो डन। अच्छा, O2 है तो 5.6 लीटर, H2 है तो 11.2 लीटर, Cl2 है तो, कॉपी में कैसे लिखोगे? लिखो, ये सब नहीं लिखना है, एक लाइन लिखो, एक लाइन, ये सब नहीं लिखना है, लिखो 1 फेराडे इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इट मींस 1 फेराडे इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इट मींस जो भी वेट आएगा, जो भी वेट, वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आएगा। इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज दिस? ये वो वाला वेट है जो एक मो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आता है। याद है? लिख लो जरा, जो भी वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आएगा। ऐसी वॉल्यूम में लिख लेना। इट मींस जो भी वॉल्यूम आएगा, जो भी वॉल्यूम, वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर आएगा, वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर आएगा। ऑक्सीजन है तो 5.6 लीटर, हाइड्रोजन है तो 11.2 लीटर, Cl2 है तो 11.2 लीटर। बच्चों, मैं सीधे ही आपको सवाल देता हूं और देखता हूं आपसे सवाल बनता है कि नहीं बनता है। दे दूं सवाल? लिखो एक छोटा सा सवाल, बोलो बेटा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जो लोग नहीं लिख पाए वो छोड़ना शुरू करें, समय आ चुका है बेटा। अब लिखिएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, during electrolysis of, during electrolysis of dilute H2SO4 solution, during electrolysis of dilute H2SO4, रुको रुको रुको, कौन सा सॉल्यूशन? जब जब डाइल्यूट बोला, पानी तोड़ा, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। क्लियर है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 solution, 1 Faraday charge is passed through the circuit. 1 Faraday charge is passed through the circuit. Then calculate total volume of, then calculate total volume of, total volume of gases produced. Then calculate total volume of gases produced. हाँ जी साहब, बन जाएगा। सबसे पहले मन में चित्र बनाइए, मन में ना बने तो कागज में बनाइए, धीरे धीरे मन में बन जाएगा। सबसे पहले चित्र बनाइए, सवाल को फील करिए। आ गया होगा? एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, फिर बताऊंगा कितना कितना बना। बोलो, कितना फेराडे चला? 1 फे। तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम इक्विवेलेंट? अरे यस, जितना फेराडे उतना ग्राम इक्विवेलेंट, जितना फेराडे तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का? कितना लीटर? अब दो तरीके हैं भाई, एक तो सीधे बच्चों को याद, इसको नहीं याद, वो लगाए ना फॉर्मूला भाई। लीटर पूछ रहा है तो ग्राम, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट। यहां से वॉल्यूम कितना आएगा? ग्राम 1 है ना? डन। अब बोलो यहां पे ऑक्सीजन कितना आएगा? ऑक्सीजन कितना ग्राम इक्विवेलेंट? 1। रूल, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहां है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहां भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। बोलो डन। अब तो ऑक्सीजन का भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा लाला? लेकिन उसने ग्राम इक्विवेलेंट पूछा कि वॉल्यूम पूछा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। और अगर 1 है तो वो जो बताया वो याद ही है आपको, तो सीधे लिख दो कितना लीटर आएगा। 5 पॉइंट। एक मिनट, O2 का पूछा कि H2 का पूछा कि टोटल पूछा? तो टोटल के लिए टोटल करना पड़ेगा। एंड आंसर इज नथिंग बट 11.2 प्लस 5.6, बोलो कितना आएगा? 16 पॉइंट। सबसे पहले बताऊंगा क्या क्या बना, फिर बताऊंगा कितना। लो बता तो दिया।
ना मैंने अभी कोई फेराडे लॉ पढ़ाया, लेकिन फिर भी सवाल आया और मैं जितने सवाल दूंगा सब आप कर सकते हो। लेकिन अगेन एक बार फेराडे लॉ पढ़ ले, क्योंकि उसी के तहत ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैं सवाल दूंगा कर लोगे, एक बार लॉ पढ़ ले फिर सवाल करते हैं, चलेगा। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा कॉमन सेंस जगा लो, बेटा कॉमन सेंस जग गया, ठीक। लिखिएगा फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, चेक कर लेते हैं। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आइए जरा बोर्ड पे आ गए। अच्छा फेराडे के भी लॉ थे, सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा न्यूटन के भाई थे क्या? ना बिल्कुल नहीं। लिखिएगा फर्स्ट लॉ, हाँ या ना? फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखिएगा फर्स्ट लॉ, बोर्ड पे आ जाओ, ठीक। कॉमन सेंस आगे बच्चों, मान लो हमने लगाया बैटरी, मान लो, और यहां लगा दिया कैथोड, यहां लगा दिया, ठीक है। अब हम करा रहे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करा रहे? और यहां चांदी ले लेते हैं, चांदी का जमाना चल रहा है, राइट। यहां हमने Ag प्लस ले लिया, मान लो यार, है ना? अरे मान लो, चलो अब यहां से आया इलेक्ट्रॉन, कौन आया? इलेक्ट्रॉन आ ही रहा था, हमने बटन बंद कर दी, खट, मान लो यार। तो अगर बटन बंद कर दिए तो क्या Ag प्लस यहां आएगा? अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन चला तो बीच में रुक गया, बटन बंद कर दिया, जो चला था वो तो पहुंचेगा ना यार। तो ये बोलो ना सर, जितना चला था उतना आएगा। मैंने बोला कॉमन सेंस जगा लो, ठीक। अच्छा मान लो यहां से Ag प्लस आया 1 मोल, सॉरी इलेक्ट्रॉन आया 1 मोल, कितना आया? कौन आया? अब बटन ऑफ कर दो, तो Ag प्लस से Ag बनेगा कितने मोल? परफेक्ट, ठीक। अच्छा अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन भेज दो, तो अब कितने मोल? पक्का? अच्छा थोड़ा और ज्यादा भेजो तो? अच्छा कम भेजोगे तो? अच्छा जितना भेजोगे उतना ही मिलेगा क्या? अच्छा मोल होंगे ज्यादा तो वेट होगा ज्यादा। क्या बात कर रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा वो चार्ज सप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यही फर्स्ट लॉ है, लिख लो। वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड, है ना? वेट डिपॉजिट होगा, गैस लिबरेट होगी, राइट। वेट डिपॉजिटेड of any substance, of any substance, of any substance at cathode is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to charge supplied through the circuit, is directly proportional to charge supplied through the circuit, is directly proportional to charge supplied through the सर्किट। अरे सुनो ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा था क्या? I बराबर dq by dt, यानी मैं कहते q बराबर I इंटू टी, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q। अब लिखना नहीं है, बोर्ड पे आ जाना। यानी W प्रोपोर्शनल टू, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, W प्रोपोर्शनल टू Q। तो मैं कह सकता हूं W प्रोपोर्शनल टू IT भी तो कह सकता हूं। यहां पे T का मतलब टेम्परेचर नहीं है, टाइम वो भी सेकंड में होना, मिनट नहीं चलेगा, आर नहीं चलेगा, सेकंड ही होना। जितना चार्ज जाएगा उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। चार्ज होगा ज्यादा तो वेट होगा ज्यादा, चार्ज होगा कम तो प्रोपोर्शनलिटी घटाइए, कांस्टेंट के लगाइए, कह दूं W बराबर KQ बोलो, चलेगा। जब जब हमें कभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सारे पैरामीटर को 1 रखा था, याद है? चाहे वो कप्पा हो, चाहे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हो, जब जब हमने कांस्टेंट, और चाहे राउल्ट्स लॉ हो, जब जब कांस्टेंट निकालना चाहा है, बाकी सारे पैरामीटर क्या रखा था? क्या रखा था? नहीं चलेगा। मान लो Q की वैल्यू 1 है, मान लो Q की वैल्यू क्या 1, क्या 1 1 1, उधर नहीं पढ़ा रहा हूं, इधर 1 कूलम, हाँ या ना? जब Q की वैल्यू 1 है, कितनी है? तो क्या K बराबर W है? मतलब जो कांस्टेंट है कोई नया तूफान नहीं है, वही है जो वेट है, वही है जो, मगर ये कौन सा वेट है? ये वो वाला वेट है जो 1 कूलम चार्ज से, यार फेराडे ने तो यूनिटरी मेथड कॉपी किया, उसने 1 कूलम वाला वेट गिल लिख लिया और पूछता था कितने फेराडे है? 10, 10 इंटू दिस। नहीं समझे? ये यूनिटरी मेथड तो हुआ। उसने कहा पहले वो पता कर लो जो 1 कूलम से आएगा। हमने कहा वो कैसे? आओ जरा बोर्ड पे, हम निकालने चले हैं के। क्या निकालने चले हैं? और मुझे पता है के मतलब वो वाला वेट, सबका ध्यान बोर्ड पे है, वो वाला जो 1 कूलम, 1 कूलम आएगा, 1 कूलम चार्ज से
सर कहते थे जब एक फेराडे, सर कहते थे जब एक फेराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो भी वेट वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। सर कहते थे जब एक फेराडे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बोर्ड पे देखना, 1 फेराडे आएगा यानी 96500 कूलम, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो भी वेट वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। क्या पूरा लिखा हूं क्या हिंदी में? 96500 कूलम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, उसका जो भी वेट होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, लेकिन मुझे चाहिए वो वाला जो, तो इतने से इतना, तो एक से कितना, E अपॉन 965, ये एनर्जी नहीं है, इक्विवेलेंट। जनता को क्या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, याद है? याद है कि नहीं याद है? याद है ना यार? तो अगर मैं कह दूं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अच्छा ये क्या लिखा 965, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लिखवा के जाऊंगा, बेटा सुन लो ना, 96500, हाँ या ना? क्या इसे फेराडे कह दूं? कह दूं फेराडे? और अगर इसे फेराडे कह दूं लाला, तो मैं सीधे कह दूं 1 कूलम से जो भी वेट आएगा E अपॉन F के बराबर, एनर्जी अपॉन फोर्स। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे। एक मिनट, ये है क्या? ये कोई मामूली वेट नहीं है, ये वो वाला जो 1 कूलम चार्ज से, और उन्होंने इसका नाम रखा जेड। क्या नाम रखा? और दुनिया इसे बोलने लगी, दुनिया क्या फेराडे बोलते थे, वो कहते थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते थे? तिरछा दिख रहा है सबको? इलेक्ट्रोकेमिकल। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो बता दोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल वो जो 1 कूलम चार्ज से कितना आएगा, E बाई एफ के बराबर आएगा। नहीं चलेगा, पहले लिखो फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे, जैसा लिखा पहले इसको लिख लो, फिर लिखाता हूं मैं शब्दों में। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। तो इसे ही कहा गया था फेराडेज फर्स्ट लॉ। कुछ नहीं है, बस 1 कूलम का वेट निकाला और फिर जितना था उसको मल्टीप्लाई फॉर्मूला बना दिया। ग्राफ बना लोगे इसका? ठीक है, देखते हैं। लिख लिया होगा? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा Z, बढ़ू आगे, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, यहां जगह नहीं बच्चे, स्लाइड बदलूंगा, बदल दूं, लिख लेना Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वी, फिर लिखना ये वो वाला वेट है, ये वो वाला वेट है जो 1 कूलम चार्ज से आएगा, जो 1 कूलम चार्ज से आएगा। ये वो वाला वेट है जो 1 कूलम चार्ज से आएगा। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक क्या क्या सुन लिया, सुन लो जरा। इक्विवेलेंट वेट अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो इन तीनों में इतना कंफ्यूज करता आपको ना, और हर बार सवाल आता है। हेलो, तीनों सेम नहीं है लाला, तीनों में अंतर है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आपको बताना है क्या है, बोलो इक्विवेलेंट वेट क्या है?
इक्विवेलेंट वेट, ये वो वाला वेट है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आएगा, जिसका फॉर्मूला सर ने बताया था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। बोलो डन। और अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले थे, वेट वाला बोल दो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले तो Z, और Z का फॉर्मूला E भाई है। बोलो डन। इक्विवेलेंट वेट अलग है, ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग है। कंफ्यूज मत होना, ऑल द थ्री आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, हम सब के सामने आ चुका है Z, यानी हम सब के सामने आ चुका है K, तो मैं आपके सामने लिख दूं W बराबर Z इंटू क्यू। क्या किसी को आपत्ति है? ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। इसे अगर मैं करंट के फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। कहानी में ट्विस्ट है कि यहां पे टाइम हमेशा सेकंड में ही होना। मैं आपको ये फॉर्मूला लगाने ही नहीं दूंगा, अपन तो करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से। कैसे करेंगे? मगर उसके पहले अगर मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, W बराबर Z, और Z का मतलब है इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, राइट, इंटू क्यू, तो क्या काम चलेगा कि नहीं चलेगा? और अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाना चाहूं तो हर बच्चा ग्राफ बनाने का नियम जानता है। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। ये W है, ये Q है, ये W है, ये Q है। क्या मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं? बोलो ना यार, नहीं चलेगा। ये आपको ओरिजिन से नहीं नजर आ रहा क्या है? बोलो, इसका जो स्लोप होगा वही क्या होगा? तो अगर कभी आपके सामने ग्राफ दे दे और बोले tan 45, तो tan 45 मतलब स्लोप 1, यानी Z बराबर 1, यानी E बाई F बराबर 1, यानी E बराबर 96500। ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया क्या यार? एक बार फॉर्मूला सुना दोगे क्या मुझे? W बराबर Z इंटू क्यू। बढ़ू आगे, पॉइंट बना के लिखते चलना। W बराबर Z इंटू क्यू, बदल दो स्लाइड। W बराबर Z इंटू क्यू। अब बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ आगे। ए W बराबर, ए Z बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, E बाई F। E का मतलब, E का मतलब, E का मतलब, तो क्या मैं कह दूं Z बराबर E बाई F इंटू क्यू, चलेगा? एक बार करंट के फॉर्म में बोल पाओगे? W बराबर E बाई F इंटू आई इंटू टी। बोल लो डन। हमने देखा वेट, बगल में इक्विवेलेंट वेट, हमने देखा बगल में, हमने देखा बगल में, मन में लड्डू फूटा। ए तुम नीचे आओ, W बाई E, अरे यही तो है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मैं कह दूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट है? क्या मैं कह दूं Q बाई F भी ग्राम इक्विवेलेंट है? नहीं चलेगा। जरा इसको भी नीचे लाओ, तो क्या बना? वेट अपॉन, क्या बन गया? IT बाई, अरे बोलो ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले पढ़े थे एक बार फिर सुना दो, वेट वाला बोल दो ना, वेट अपॉन मोल वाला, मोल इंटू मोलारिटी वाला, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वाला, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। दो फॉर्मूले और जुड़ गए, चार्ज वाला Q बाई F, करंट वाला IT बाई। नहीं चलेगा। प्रश्न देगा करंट, क्या देगा? तो क्या इससे मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा? पूछेगा वेट तो वेट निकाल लूंगा, पूछेगा मोल तो उल्टा वो देगा मोल, पूछेगा चार्ज तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा। नहीं समझे? द कंसेप्ट नंबर 1, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, एंड कंसेप्ट नंबर 2, ग्राम के सारे फॉर्मूले याद होने। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया सा डब्बा बना के, बढ़िया सा स्टार स्टार लगा दो, बादल बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। दूसरे की कॉपी तक बन जाएगा, फिर दोनों को साथ ले घूमना पड़ेगा। दो कॉपी में लिख लोगे तो है ना, याद कैसे होगा फिर? प्यारे बच्चों, ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ, एंड दैट्स सो सिंपल। और अगेन, हमें जहां एक तरफ फॉर्मूले याद हो, फैराडे का अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो बच्चे को पता हो, इसलिए बता दिया।
अपन जब करेंगे न्यूमेरिकल तो अपन तो इसी ग्राम इक्विवेलेंट से ही करेंगे, राइट? ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले में सर ने 2 फॉर्मूले और ऐड करा दिए, चार्ज वाला, करंट वाला। चार्ज वाला, वेट वाला, मोल वाला, नॉर्मलिटी वाला, मोलैरिटी वाला, वॉल्यूम वाला, चार्ज वाला, करंट वाला। डन। बिल्कुल पानी जैसे याद होने चाहिए। फोर्स का फॉर्मूले में दिमाग में जोड़ नहीं होता, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूले में दिमाग में जोड़ नहीं आना चाहिए। बोलो डन। चलो एक बार फिर से कॉमन सेंस जगा लो 2 मिनट के लिए। बढ़ू आगे? प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट लॉ। आओ पढ़ते हैं सेकंड लॉ। कॉपी में हेडिंग डालिएगा सेकंड लॉ और बोर्ड पे आ जाइएगा। कॉपी में लिखिएगा फैराडे सेकंड लॉ। आ जाओ जरा बोर्ड पे आगे। चलिए सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए प्लीज, लिखेंगे बाद में, ठीक? आओ, आपके सामने मैंने कितने बर्तन बनाए? 3। तीनों है हमारे इलेक्ट्रोड सेल। यहां पे भी कैथोड एनोड नहीं बना रहा हूं, यहां पे भी कैथोड एनोड नहीं बना रहा हूं, यहां पे भी। ये तीनों का कैथोड में दिखा रहा हूं, कैथोड कैथोड कैथोड। बोलो डन। कुछ हमने ऐसा कनेक्शन किया कि यहां पे भी चार्ज आया क्यू, यहां पे भी चार्ज आया क्यू, यहां पे भी चार्ज आया, मतलब तीनों में चार्ज। क्यों नहीं, क्यू सेम आया है ना? तीनों पे चार्ज कितना आया? सेम आया मान लो। चलो छोड़ो जरा, इधर आओ। मान लो एक फैराडे आया। कितना आया? अगर यहां एक फैराडे आया मतलब एक फैराडे ग्राम मीटर होता है। एक फैराडे, एक, 2 फैराडे, एन फैराडे। कितना फैराडे आया? तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट? कितना ग्राम इक्विवेलेंट? कितना ग्राम इक्विवेलेंट? क्या बात कर रहे हो? चार्ज होगा सेम तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा सेम। अच्छा अगर एन फैराडे आता तो एन ग्राम इक्विवेलेंट, एन ग्राम इक्विवेलेंट। मान लो इसका नाम है ए, तो इसका नाम है, क्या बात है, इसका नाम, वेरी टैलेंटेड। क्या आप मुझे बता सकते हो प्यारे बच्चों, जो ए का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए होगा, और जो बी का होगा, अरे वाह भाई, और जो सी का होगा? अच्छा तीनों में चार्ज सेम आ रहे क्या? अच्छा तीनों का रेशियो ले लूं क्या? तो रेशियो कितना आएगा? अरे सेम था तो सेम इज टू सेम इज टू सेम कैंसिल होगा तो 1 इज टू 1 इज टू 1 आएगा ना यार? नहीं चलेगा। डन। अंग्रेजी में बोल दो कुछ। When equal amount of charge is supplied through different electrode, then the ratio of gram equivalent will be same. नहीं बेटा, will be 1 is to 1 is to 1. ग्राम इक्विवेलेंट will be same. मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? अच्छा बोर्ड में आओ। यार ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद है आपको? वेट वाला सुनाओगे क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन, क्या बात है, वेट अपॉन ए है तो ए है तो बी है तो सी है तो इस टू कह दू 1 is to 1 is to 1 चलेगा? इक्विवेलेंट वेट को उधर भेजो। भेज दिया क्या? क्या बनेगा बोल पाओगे? वेट ऑफ ए इज टू वेट ऑफ बी इज टू वेट ऑफ सी इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लो अभी 2 ही होते, मान लो एक का नाम भी होता, मान लो यहां आता डब्ल्यू ए, यहां आता, तो क्या इसी तर्ज में 2 का बना लूंगा? तो क्या बोलोगे? सुनिएगा, वेट ऑफ ए इज टू वेट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कुछ कहने वाला कह दो क्या? अच्छा इस टू का मतलब रेशियो होता है। अभी घर मत जाना बेटा, 5 मिनट और। वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी, अरे हाँ या ना? इक्वल टू क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कुछ कह रहा हूं अंग्रेजी में, कह दो क्या? Where equal amount of charge is supplied through different electrodes, then the ratio of weight deposited is equal to the ratio of their equivalent weight. यही है फैराडे का सेकंड लॉ। लिखो कॉपी में, लिख लो जल्दी से। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज is supplied through different electrode, when equal amount of charge is supplied through different electrode, then the ratio of weight deposited, then the ratio of weight deposited is, then the ratio of weight deposited is, आपको बोलना है, then the ratio of weight deposited is, बोलो, is equal to the ratio of their equivalent weight. Clear?
is equal to the ratio of their इक्विवेलेंट वेट। डन है? इसी का नाम है फैराडे से कर लो। जैसा बोर्ड लिखा है लिख ले। लिखते लिखते मुझे बता देना यार, एक फॉर्मूला वेट का भी होता है, एक फॉर्मूला मोल वाला भी होता है क्या? ठीक है, मोल वाला फॉर्मूला क्या था? मोल इंटू एन फैक्टर। लिखते रहे फटाफट। मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर इज टू मोल इंटू एन फैक्टर इज टू मोल इंटू एन फैक्टर बराबर 1:1:1। बोलो डन। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो क्या मैं यहां से एन ए इज टू एन बी इज टू एन सी बराबर कह दूंगा 1/n फैक्टर ऑफ ए इज टू 1/n फैक्टर ऑफ बी इज टू 1/n फैक्टर ऑफ सी। ये आपके सामने जो छोटे छोटे फॉर्मूले से लग रहे हैं, ये बड़े सवालों को एक लाइन में खत्म करेंगे। मैं पूछूंगा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल, कुछ नहीं करना भाई, उसका जो एन फैक्टर होगा ना, एन फैक्टर 1/n फैक्टर का रेशियो बता देना, वही मोल का रेशियो होगा। सर पूछेंगे वेट का रेशियो, कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वही वेट का रेशियो होगा। क्लियर है? यहां पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीट की थ्योरी खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने सिलेबस में नहीं है, उसके सवाल नहीं करते हैं, तो उल्टा पुल्टा जो सवाल लगाते हैं कहीं मिल जाए तो समझ जाना नहीं है, चलेगा? अब यहां पे करेंगे ढेर सारे सवाल, उसके बाद एक छोटा सेक्शन होगा बैटरी का, और ये चैप्टर होगा समाप्त कल की तारीख में। हेलो, तो आपको इसके बाद होमवर्क भी करना है, चलेगा? एक सवाल करते करते जाओ ना बेटा, ऐसे जाओगे तो रूखा रूखा सा लगेगा ना, फिर कुछ अधूरा अधूरा सा। लिखो एक सवाल, बोल दूं एक सवाल, चलिए बोलो बेटा। अच्छा, एक नियम बना लेना, सर कुछ भी देंगे कुछ भी पूछेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो रूल नंबर 1, कुछ भी देंगे कुछ भी पूछेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। रूल नंबर 2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। रूल नंबर 1, सर कुछ भी देंगे कुछ भी बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। रूल नंबर 2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। ऐसे हाथ से बताओ, सर्किट कैथोड एनोड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ। रूल नंबर 3, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले याद होने, लिख डालो फिर एक सवाल। बोलूं बेटा, लिखिएगा जरा। 96.5 एम्पेयर करंट, 96.5 एम्पेयर करंट with 100% current efficiency, with 100% current efficiency is passed through molten, is passed through molten AgCl, is passed through molten AgCl। मतलब फूटा एक्वस की molten, एक ही कैटायन और एक ही एना, is passed through molten AgCl। then calculate number 1, molten AgCl for 100 सेकंड, ये भी लिख लेना, for 100 सेकंड। लास्ट से बेटा कुछ काटना नहीं पड़ा, for 100 सेकंड। नंबर 1, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड। नंबर 2, वेट ऑफ Ag एट कैथोड। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 108। नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड। बता दीजिए जमाने को आंसर, कितने बच्चों से बन जाएगा? रूल नंबर 1, सर कुछ भी देंगे कुछ भी पूछेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। सर ने किसकी जानकारी दी है? करंट की, तो फॉर्मूला चलेगा करंट वाला, इतना देखना है। फॉर्मूला चलेगा करंट वाला।
पहले करंट वाले से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। कोशिश थोड़ी सी की होती ना तो डॉक्टर बना देता मैं, लेकिन आप भी तो कसम खा के बैठे थे, क्या किया जाए। थोड़ी सी एफर्ट तो मांगी थी भाई, कोशिश करते रहो, रिवीजन करो, बहुत आसान है पढ़ना, मन ही नहीं लगाते हो। पता नहीं कब समझोगे पढ़ाई रातों रात नहीं, आपको ये तसल्ली है, धीरे धीरे चीजें निखार आती हैं। स्लोली स्लोली यू विल लर्न एवरीथिंग, बट लगे रहना पड़ता है। हाँ जी साहब, सबसे पहले क्या निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। आओ जरा, तो ग्राम, अच्छा मन में चित्र तो बन गया ना? सबसे पहले मन में चित्र बनना चाहिए। लो मैं बना देता हूं आपके लिए चित्र। बैटरी, कैथोड, एनोड, हाँ या ना? कैथोड एनोड, ये चित्र सोचना है बस आपको। अब यहां से करंट चला तो सर्किट का पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। तो सर ने करंट दिया, राइट, आने वाला ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला? IT बाई एफ। IT बाई कितना है करंट? 96.5, टाइम कितना है? 100 बटे 965 डबल कट जाएगा, कितना आया? 0.1, क्या न्यूटन की जूल, ग्राम इक्विवेलेंट। अब सुनो सुनो सुनो, रूल नंबर 1, कुछ भी देंगे, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। रूल नंबर 2, सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट, कैथोड का ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड का। यही बस डिफरेंस है, कोई एक बार में कैच करता, कोई केवल इसी को मिनिमाइज करना होता बच्चे। मैं इस लाइन को कई बार बोल चुका हूं, आप उसको कैच ही नहीं करते तुरंत। सिंपल 2-3 रूल में बांध रहा हूं, पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भाई, उसको याद तो करो यार। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, अब निकाल लो ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड, कर लोगे क्या? तो सर आई एम डैम श्योर जो सर्किट का ग्राम इक्विवेलेंट है वही ग्राम कैथोड है सर, दिमाग में जोर ही नहीं देना है सर, नहीं चलेगा। अब आ जाओ जरा, फिर क्या पूछा? वेट, निकाल लोगे वेट। अब दो कुछ बच्चे सीरियस जो लोग नहीं सोच पाए उनके लिए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओ, वेट वाला फॉर्मूला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना? एजी प्लस एजी बन रहा है ना यार, एजी प्लस एजी, एन फैक्टर कितना? 1। एन फैक्टर कितना? खेल खत्म है लाला। यहां से ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 0.1। सर ने पूछा था वेट, तो 0.1 इंटू 108, बोलो कितना ग्राम चांदी मिलेगा? 10.8 ग्राम, मतलब 32,000 रुपए का हो जाएगा, है ना? चलिए बढ़ू आगे, क्या लिखे जरा नंबर 3, हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ गैस ऑप्टेंड, कितने बच्चे वॉल्यूम बता देंगे? कैसे करोगे सर? ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सुनो ना, सर्किट बराबर कैथोड बराबर एनोड, तो आई एम डैम श्योर जो भी एनोड पे बनेगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट तो यही होगा ना यार। और अब सर वेट पूछ रहे कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला फॉर्म लगा दो, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट। नहीं चलेगा, तो रफ्तार में आंसर आएगा, चलेगा क्या? एंड आंसर इज नथिंग बट कितना? 1.12 लीटर। इज दिस क्लियर? ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। होमवर्क शुरू कर दे, पूरा खत्म करें, ठीक है? तुरंत ही डिस्कशन रहेगा। थैंक यू। अरे अभी टाइम बचा है, ठीक है, कल रुके रहे ना, पर कल खत्म ही करेंगे, है ना? ठीक है, हाँ, वरना फिर नहीं रुकोगे तो पहले खत्म कर दूंगा फिर। हाँ, थैंक यू सो मच, बंद कर दूं?